सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड परीक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि यूटेट साथ ही साथ सीटेट के भी फॉर्म आ चुके हैं, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, और जो अन्य राज्यों में शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं यूटेट सेकंड के लिए या फिर ये कह सकते हैं टीईटी सेकंड के लिए सामाजिक सामाजिक अध्ययन का जो पेपर होता है, और उसमें लगभग आपके पास 60 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। उसमें कुछ तो शिक्षण शास्त्र से पूछे जाते हैं और कुछ जीएस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, और ये लगातार मेरी अभी ये तीसरी वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। पिछली 2 वीडियोज़ में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, ये मैं आशा करता हूँ। और आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये है आपका सामाजिक विषय के शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है। ठीक है, तो उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि जो जूनियर स्तर होता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है रख करके सीखना, दूसरा अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना, तीसरा है वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, और परिभाषाओं द्वारा सीखना। तो दोस्तों, जो इसका मुख्य आंसर हो जाएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक का शिक्षण इसलिए कराया जाता है क्योंकि वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है दोस्तों। वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखने के लिए ही हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों का शिक्षण करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। सामाजिक विज्ञान के विषय के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इसमें, देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी बोल रहा हूँ, ऑप्शन भी बोल रहा हूँ। आप लोग अपने अंदर ही अंदर एक एनालिसिस कीजिएगा खुद का कि आप कितने क्वेश्चनों को जान पाते हैं और कितने क्वेश्चनों का उत्तर आपको बिल्कुल सही आ रहा है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर कि सामाजिक विज्ञान के विषय के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत लगभग ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं दोस्तों। समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं सामाजिक विज्ञान के विषय के अध्ययन का महत्वपूर्ण होना भी एक माना जाता है कि सामाजिक विज्ञान जो विषय है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो उससे बच्चे क्या होते हैं, समाज और उसके पर्यावरण की समझ को सीख पाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गौड़िया नृत्य भारत के किस भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये गौड़िया नृत्य किस क्षेत्र का एक शास्त्रीय नृत्य है, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी। तो दोस्तों, जो गौड़िया नृत्य है ये मुख्यतः आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम के कुछ क्षेत्रों में शास्त्रीय नृत्य जैसी एक शैली है। यद्यपि इसको मान्यता तो नहीं प्राप्त है, लेकिन संसाधनों के अभाव में ये कह सकते हैं कि यह अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलुप्त की ओर बढ़ रहा है। तो गौड़िया नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र का हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, ये आपके पूर्वी क्षेत्र के हैं। तो पूर्वी क्षेत्रों का एक शास्त्रीय नृत्य कहलाएगा गौड़िया नृत्य दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी, यहाँ पर ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, श्याम जी कृष्ण वर्मा, बिपिन चंद्र पाल या लाला हरदयाल। ठीक है, तो कहा जाता है कि दोस्तों 1913 ईस्वी में सेंट फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के प्रयासों से गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कब की गई थी, तो 1913 में, और कहाँ पर, किस देश में की गई थी, तो सेंट फ्रांसिस्को में। याद रखेंगे दोस्तों आप, सेंट फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसकी ज्वाला को जागृत करने के लिए 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। पार्श्वनाथ डैश जैन तीर्थकर थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता है कई बार। तो पार्श्वनाथ का नाम आपने सुना होगा, 10वें, 23वें, 24वें या प्रथम। तो दोस्तों, इसमें से अगर मैं बात करूं प्रथम की, अगर बात करूं तो ऋषभदेव थे। 24वें आपके कौन थे, महावीर खुद थे 24वें और अंतिम तीर्थकर। ठीक है, तो 23वें तीर्थकर थे आपके पार्श्वनाथ, याद रखेंगे। 23वें तीर्थकर आपके
पार्श्वनाथ थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो तीर्थकर किससे संबंधित थे? तो जैन धर्म से संबंधित थे दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, 24वें आपका महावीर स्वामी थे, और प्रथम आपके ऋषभदेव थे दोस्तों। इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूंगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कहलाती है? एक लगान व्यवस्था थी अंग्रेजों के टाइम पे भारत में, और उसे मुनरो प्रणाली कहते हैं, ठीक है ना। सर मुनरो 1819 से 1826 ईस्वी तक, 26 तक, 1819 से 1826 तक मद्रास प्रांत के गवर्नर रहे थे, और उन्होंने वहाँ पर एक व्यवस्था लागू की थी जिसको कहा जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या कहा जाता है दोस्तों? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था इस प्रकार की एक व्यवस्था थी दोस्तों, जिसके अंतर्गत बीच के बिचौलियों को हटा करके किसान डायरेक्ट अपना जो फसल होती थी उसको सीधा सरकार को बेच सकते थे। यही आपकी रैयतवाड़ी प्रथा थी, और इसी रैयतवाड़ी प्रथा को जो इस्टेब्लिश किया था वो किया था सर मुनरो ने, ठीक है। इसलिए इसे रैयतवाड़ी प्रथा को मुनरो प्रणाली भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, मुनरो प्रणाली भी कहा जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। डॉक्टर BR अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? भारतीय संविधान के शिल्पकार यानी कि BR अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत। तो कब दिया गया था? 1949, 1909, 1990 या 1845, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो जो BR अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो वो दिया गया था 1990 ईस्वी में दोस्तों, याद रखेंगे। 1990 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था BR अम्बेडकर को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उज्जैन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? उज्जैन जो कि शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, यह आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है उज्जैन शहर, ठीक है। तो उज्जैन शहर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था दोस्तों? कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अयोध्या, अवंतिका, ठीक है। और ये एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन मुझे दिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो सीधा बता देता हूँ आपको आंसर। उज्जैन शहर का जो प्राचीन नाम था वो था अवंतिका दोस्तों, याद रखेंगे। अवंतिका उज्जैन शहर का प्राचीन नाम था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? तंतु का मतलब होता है रेशा, ठीक है। तंतुओं यानी कि रेशों से धागा बनाने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है? बुनाई, उटाई, कताई या बुनना, ठीक है। तो रेशे से धागा बनाना वो कहलाती है आपकी दोस्तों कताई, ठीक है, याद रखेंगे कताई। और बुनाई में तो बुनते हैं तो उससे स्वेटर या कपड़ा तैयार होता है, ठीक है। तो कताई आपका क्या कहलाती है? तंतुओं या फिर रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कताई कहा जाता है। हम आम बोलचाल में बोलते भी हैं कताई, बुनाई। तो कताई में धागा बनाया जाता है, जबकि बुनाई में आपका कपड़ा भैया ये कह सकते हैं कि स्वेटर वगैरह वगैरह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। यांगयाप दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? ठीक है, तो यांगयाप दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यांगयाप दर्रा किस भारतीय राज्य को तिब्बत यानी कि जो अभी चीन अधिकृत हो चुका है, तो कौन सा दर्रा भारत को चीन या फिर तिब्बत के साथ जोड़ता है? यांगयाप दर्रा है जो, वो किस राज्य में है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है असम, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो यांगयाप दर्रा जो है दोस्तों वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। यांगयाप जो कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से या फिर ये कह सकते हैं कि चीन अधिकृत तिब्बत से जोड़ता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्रीधाम षष्ठ मंदिर स्थित है? तो सबरीमाला श्रीधाम षष्ठ मंदिर बीच में काफ़ी चर्चाओं में भी रहा था दोस्तों, ठीक है। ये भगवान अयप्पा के लिए समर्पित है और भगवान जो सबरी थी उन्होंने कहा जाता है कि यहीं पर प्रभु राम जी को झूठे भीर खिलाए थे, ठीक है। तो किस राज्य में है भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्रीधाम षष्ठ मंदिर? तो ये है आपका ऑप्शन है यहाँ पर महाराष्ट्र, कर्नाटका, मणिपुर और केरल। तो जो ये सबरीमाला श्रीधाम षष्ठ मंदिर है दोस्तों ये है आपका केरल राज्य में, याद रखेंगे, ठीक है। और किसको समर्पित है ये? भगवान अयप्पा को, ठीक है। यहाँ पर सबरी का भी मंदिर है, ठीक है, सबरीमाला श्रीधाम भी कहा जाता है इसको, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली बार बजट प्रणाली शुरू हुई थी?
तो बजट प्रणाली जो कि आप देखते हैं हर साल फरवरी 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है वर्तमान में, ठीक है। तो ये बजट प्रणाली भारत में स्टार्ट कब से हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1867, 1860, 1897 या 1890। तो दोस्तों जो भारत में पहली बार जो बजट प्रणाली शुरू हुई थी वो हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1860 में, ठीक है। जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया था 1860 ईस्वी में। जेम्स विल्सन याद रखेंगे आप, ठीक है ना दोस्तों। तो विल्सन जी ने 1860 में क्या किया था, भारत में पहला बजट प्रस्तुत किया था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन है 1774 में, 1794 में, 1784 में या 1766 में। तो दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की विलियम जोन्स ने की थी, ठीक है। और विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ये याद रखेंगे आप लोग। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था? तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था दोस्तों, आपको पता ही है कि घोड़े को छोड़ दिया जाता था और घोड़ा जहाँ जहाँ तक जाता था वहाँ तक उस राजा की क्या कहलाती थी, राज्य की सीमा कहलाती थी दोस्तों, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है? तो पशु कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, तो घोड़ा हो जाएगा दोस्तों, सीधा सीधा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निम्नलिखित में से कौन राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे? ठीक है, तो यहाँ पर है वसुमित्र, हरिसेन, कंबन, बाणभट्ट। समुद्रगुप्त के दरबार में कौन से एक कवि भी थे और मंत्री भी थे? तो वो थे दोस्तों आपका हरिसेन। हरिसेन ने ही समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसको लिखा था। ठीक है, ये मैं पिछली वीडियोज़ में भी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी था वो कौन था? हरिसेन था। और प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? हरिसेन ने ही लिखी है, जिसमें कि समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था दोस्तों? तो तुगलक काल रहा है दोस्तों गुलाम वंश, जब ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक वंश रहा था जिसका नाम था तुगलक वंश। ठीक है, तो तुगलक काल में जो नहीं हुआ था जिसका निर्माण, वो कौन सा था? तो खिड़की मस्जिद फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी दोस्तों। फिरोज शाह कोटला का जो मैदान है वो भी फिरोज शाह कोटला ने बनाया था। जामा मस्जिद दोस्तों, जामा मस्जिद तुगलक काल में नहीं हुई बल्कि मुगल काल में हुई है और बाबर ने बनाया थी जामा मस्जिद। ठीक है, और तुगलकाबाद भी मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था, एक शहर तुगलकाबाद। ठीक है, तो खिड़की मस्जिद, फिरोज शाह कोटला और तुगलकाबाद तो तुगलक काल में हुए हैं, लेकिन जामा मस्जिद दोस्तों, जामा मस्जिद मुगल काल की मस्जिद है दोस्तों। तो मुगल जामा मस्जिद का निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। आईने अकबरी के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जो 2500 बार पूछा जाता है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर खापी खान, अबुल फजल, अकबर या भीमसेन। तो आईने अकबरी जो लिखी थी दोस्तों वो लिखी थी आपका अबुल फजल ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दो मुख्य युद्ध हुए थे, जिसमें ऑप्शन है तराइन की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई। तो दोस्तों जो हुई थी वो हुई थी आपकी तराइन की लड़ाई। 1191 में तराइन की प्रथम लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, और 1192 ईस्वी में दूसरी लड़ाई हुई थी। तो पहला युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, दूसरे युद्ध में जयचंद की सहायता से पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और वो अपने साथ उसे गजनी प्रदेश ले जाता है दोस्तों। तो तराइन की लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दोस्तों, ये याद रखेंगे 1191 और 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल हम देखते हैं हर वस्तु पर हम जीएसटी देते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है इसका पूरा नाम, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो परिषद में कितने सदस्य हैं ये तो बात की बात करेंगे हम, लेकिन पहली बात तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि जीएसटी भारत में लागू कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों आपका 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके लिए 122वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों। ठीक है, जीएसटी को लागू करने के लिए। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी भारत में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम होता है दोस्तों। और इस परिषद में जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं?
तो दोस्तों जीएसटी परिषद में यहाँ पर ऑप्शन है 30, 35, 33 या 23। तो 33 सदस्य हैं दोस्तों इस जीएसटी परिषद में वर्तमान में। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं, तो 33 सदस्य हैं। और जो वित्त मंत्रालय की जो वित्त मंत्री होते हैं वो जीएसटी परिषद के क्या होते हैं, अध्यक्ष कहलाते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। सूरज कुंड झील किस राज्य में स्थित है, तो सूरज कुंड झील, एक्चुअली सूरज कुंड मेला भी लगता है इसी झील के बगल में। ठीक है, तो सूरज कुंड झील किस राज्य में, हरियाणा, पंजाब, बिहार, दिल्ली। तो सूरज कुंड झील है दोस्तों हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद में, जो कि दिल्ली की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। और इसी सूरज कुंड झील के निकट सूरज कुंड मेला लगता है दोस्तों, प्रति वर्ष 15 दिन तक चलता है। इसमें ग्रामीण सभ्यता से परिचित कराने के लिए मेला लगता है शिल्पियों के द्वारा। ठीक है ना, तो सूरज कुंड झील आपका हरियाणा के फरीदाबाद में है और सूरज कुंड मेला भी आपका कहाँ लगता है, हरियाणा में ही लगता है। 15 दिवसीय मेला लगता है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी, तो नेटाल इंडियन कांग्रेस, नेटाल प्रांत है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी आपका, वो हुई थी 1894 ईस्वी में। याद रखेंगे आप लोग, नेटाल इंडियन कांग्रेस, उस समय महात्मा गांधी आपका दक्षिण अफ्रीका में गए थे। ठीक है, तो नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में किसके द्वारा की जाएगी, महात्मा गांधी जी के द्वारा की जाएगी दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा सर होता था। ठीक है, सर की उपाधि। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। लेकिन जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, नरसंहार कांड हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद से किसने अपने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था, तो यहाँ पर है डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों ये नाइटहुड की जो उपाधि जो लौटाई थी, वो लौटाई थी आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार के विरोध स्वरूप। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर तो नाइटहुड के नाम से भी जाने जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और 1915 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को क्या दिया गया था, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी दोस्तों, याद रखिएगा आप। 1915 ईस्वी में, याद रखेंगे 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी और 1919 में उन्होंने जलियांवाला बाग कांड नरसंहार के बाद अपने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है, स्टीफन हॉकिंस, जॉन ग्रीन, निकोलस स्पार्क और सुजेम कॉलिंग। तो दोस्तों ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है आपकी स्टीफन हॉकिंस ने, और सापेक्षता का सिद्धांत भी शायद इसी में दिया है उन्होंने। ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है, स्टीफन हॉकिंस दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है बाढ़ नियंत्रण से, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा से दिख नहीं रहा है, सिंचाई विकास से, दुग्ध उत्पादन से या मृदा संरक्षण से। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है दोस्तों श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन से है दोस्तों, याद रखेंगे। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। वर्गीस कुरियन का नाम आपने सुना होगा, वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन, कुरियन को ऑपरेशन फ्लड या फिर श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। वर्गीस कुरियन या फिर वर्गीस कुरियन को ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है, का जनक कहा जाता है। ठीक है, और ये ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था 1970 ईस्वी में स्टेबल किया गया था वर्गीस कुरियन के द्वारा, ऑपरेशन फ्लड के जनक कहते हैं इनको। और किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो 1970 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, बहुत बार पूछा जाता है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम, आपको पता है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, एओ ह्यूम ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी एक जो जब पहली बार महिला अध्यक्ष बनी थी तो वो कौन थी, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, एनी बेसेंट और नीली सेन गुप्ता। तो एनी बेसेंट प्रथम राष्ट्रीय प्रथम महिला अध्यक्ष थी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और ये बनी थी 1917 ईस्वी में। ठीक है, 1917 ईस्वी में
कलकत्ता अधिवेशन में, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या बनाया गया था, महिला अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों, पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। तो दिल्ली के लाल किला है, उसके अंदर एक मोती मस्जिद है, उसका निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने और औरंगजेब ने। तो लाल किले का जो निर्माण किया था दोस्तों वो तो जहांगीर ने कराया था, लेकिन उसके अंदर जो मोती मस्जिद थी उसका निर्माण कराया था औरंगजेब ने। याद रखेंगे, औरंगजेब ने क्या किया था? मोती मस्जिद का निर्माण किया था। ठीक है, सॉरी यहाँ जहांगीर पर टिक लग गया। शाहजहां ने क्या किया था? आपका लाल किले की को बनाया था, और मोती मस्जिद को किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था दोस्तों, याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून कहलाता है। ठीक है, लौटता हुआ मानसून पश्चिमी सॉरी लौटता हुआ जो मानसून होता है वो ठंडियों के महीने में क्या करता है? बारिश करता है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्व मानसून या उत्तर पश्चिम मानसून। तो उत्तर पूर्व मानसून को भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पूर्व मानसून को क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून, उत्तर पूर्व मानसून को, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम, द्वितीय व तृतीय पृथ्वी सम्मेलन क्रमशः 1992, 2002 व 2012 में कहाँ हुए थे? यानी कि जो प्रथम, पहला क्वेश्चन तो यही मिल गया कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद द्वितीय कब हुआ था? 2002 में हुआ था, और तृतीय आपका 2012 में हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये सम्मेलन कब कब और कहाँ कहाँ हुए थे? तो 1992 में पहला, 2002 में द्वितीय और 2012 में तृतीय, 10-10 साल के गैप में। सॉरी दोस्तों। तो ये हुए थे दोस्तों आपका रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राजील की राजधानी है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, और रियो डी जेनेरो। यानी कि रियो डी जेनेरो में आपका 1992 में स्टार्टिंग हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, फिर 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था दोस्तों, और फिर 2012 में आपका रियो डी जेनेरो में हुआ था पृथ्वी अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का एक सत्र नहीं है? लोकसभा में बहुत प्रकार के सत्र लगते हैं दोस्तों, मुख्य रूप से 3 प्रकार के सत्र लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है बजट सत्र, बिल्कुल लगता है। शीतकालीन सत्र ये भी होता है, और ग्रीष्मकालीन सत्र ये नहीं होता है दोस्तों, और मानसून सत्र। तो यहाँ पर सबसे पहले बजट सत्र लगता है, उसके बाद मानसून सत्र लगता है, और उसके बाद शीतकालीन सत्र लगता है दोस्तों। तो ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं लगता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि कौन सा लोकसभा का एक सत्र नहीं है? तो ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। औरंगजेब ने लगभग 25 वर्ष दक्कन में बिताए, क्योंकि उसने 25 साल दक्षिण में बिताए, क्योंकि वह उत्तर भारत से निश्चिंत था, वह अपनी राजधानी दक्षिण में बदलना चाहता था, वह मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहता था, वह अपनी राजधानी में सुरक्षित नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों औरंगजेब का दक्षिण में टाइम बिताने का मुख्य कारण यही था कि वो मराठा जो सेना का विस्तार हो रहा था उस पर नियंत्रण करना चाहता था, इसलिए उसने 25 साल अपने वहीं पर बिताए दक्षिण में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में मिले आपके, और अगर नहीं भी मिलते हैं तो आपको एक आइडिया आता है और आपकी एक रिहर्सल टाइप की हो जाती है दोस्तों। तो ये नहीं सोचना हमें कि फालतू का हम पढ़ रहे हैं, हमें हमेशा एक पॉजिटिव हो करके अपनी तैयारी को निरंतर आगे बढ़ाना है दोस्तों। तो आपका समय शुभ हो, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।